ये किसका पैसा है? नमस्कार, संजय वाच में आपका स्वागत है। मैं संजय सिंह। राहुल गांधी ने अडानी मुद्दे को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार को घेरने का काम किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार से अडानी के उनकी जो शेल कंपनियां अडानी समूह की और जो उनके भाई विनोद अडानी हैं, उनके द्वारा जो भारत के ही पैसे को घुमाकर वापस अडानी समूह की कंपनियों में जो लगाने का काम किया जा रहा है और जिसके जरिए अडानी के शेयरों को लगातार पिछले कई सालों से कृत्रिम रूप से बढ़ाने और मुनाफा कमाने का काम किया गया है, उसकी उन्होंने सरकार से जांच कराने की मांग की। Over $1 billion of money went from India, was circulated in different places and then came back to India. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को इस मामले को लेकर सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि आखिर ये किसका पैसा है। लगभग $1 अरब की राशि का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि ये राशि भारत से विभिन्न शेल कंपनियों में बाहर भेजी गई और फिर वापस उसे डाइवर्ट करके अडानी समूह की ही कंपनियों में लगाया गया। तो ये पैसा किसका है, ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। ये अडानी जी का पैसा है या ये किसी और का पैसा है? अडानी समूह कहीं न कहीं कुछ न कुछ अवश्य उसने गड़बड़ी की है, तभी तो सरकार इस मामले पर कोई स्पष्ट बयान नहीं दे रही है। अभी तक न तो प्रधानमंत्री मोदी ने और न ही सरकार के किसी जिम्मेदार मंत्री ने अडानी समूह से सरकार के रिश्तों को लेकर या अडानी समूह की वित्तीय अनियमितताओं को लेकर कोई स्पष्ट बयान जारी किया है। खुद अडानी समूह ने हालांकि अपनी ओर से अवश्य ये स्पष्ट करने का प्रयास किया। जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट जनवरी में आई थी तब भी, और आज जब OCCRP की नई रिपोर्ट आई है उसमें भी, लेकिन सब में अडानी समूह ने सतही तौर पर ये कहने का प्रयास किया है कि ये सारे आरोप बेकार हैं और ये दुर्भावना से प्रेरित हैं और इनके पीछे अंतर्राष्ट्रीय कुछ संस्थान है, खासतौर पे जॉर्ज सोरोस का उन्होंने नाम लिया कि जॉर्ज सोरोस और कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें वो भारत को कमज़ोर करना चाहती हैं और इसीलिए बार बार इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने साथ ही साथ विनोद अडानी का नाम लिया और इसके अलावा विनोद अडानी से संबंध रखने वाले 2 अन्य व्यक्तियों का नाम लिया, जिनमें से एक व्यक्ति चांग लिंग करके है और दूसरा नासिर अली। इन दोनों के बारे में कहा जाता है कि इनका कहीं न कहीं विनोद अडानी की कंपनियों में ये पदाधिकारी हैं और उनके लिए काम करते हैं। और इनमें से जो चांग है वो चाइना या वियतनाम से संबंध रखते हैं, जबकि नासिर अली वो संभवतः सिंगापुर के हैं। तो ये दोनों ही जो है भारत से जो पैसा है उसको शेल कंपनियों के जरिए डाइवर्ट करके और वापस अडानी समूह की कंपनियों में लगाने में इनकी अहम भूमिका रहती है। और जो OCCRP की जो अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी हुई है और जिसका जो पूरा नाम है उसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट प्रोजेक्ट के रूप में उसे जाना जाता है और जिसे माना जाता है कि जॉर्ज सोरोस जो इंटरनेशनल शॉर्ट सेलर हैं और दुनिया भर में ऐसी सरकारों को एक्सपोज करने का काम करते हैं जो या तो भ्रष्ट हैं या जो भ्रष्टाचार या तानाशाही की प्रवृत्तियों को दर्शाती हैं, उनको वो एक्सपोज करने का काम करते हैं, ऐसा उनका दावा है। और इसके पीछे ये माना जाता है कि उनका खुद का बैकग्राउंड इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जब वो हंगरी में पैदा हुए थे तो वहाँ उनके परिवार के साथ वहाँ के तत्कालीन तानाशाही शासन ने काफ़ी अत्याचार किए थे, जिसकी वजह से उन्हें भागकर जर्मनी में शरण लेनी पड़ी थी और बाद में जर्मनी से वो जाकर अमेरिका में बस गए, जहाँ वो बाद में
एक बहुत बड़े बिलियनियर के तौर पे स्थापित हुए और उन्होंने कसम खाई कि वो भविष्य में अपना काफ़ी धन ऐसी सरकारों को एक्सपोज करने में लगाएंगे जो तानाशाही की प्रवृत्तियों से ग्रस्त हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जब जब मैं अडानी का मुद्दा उठाता हूं तब तब भाजपा सरकार परेशान हो जाती है, प्रधानमंत्री मोदी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो इसका उदाहरण उन्होंने दिया कि जब मैं संसद में मैंने ये मुद्दा उठाया था तब सरकार परेशान हो गई थी और जेपीसी की मांग को उसने ठुकरा दिया था और मैंने जो कुछ संसद में अडानी और सरकार और प्रधानमंत्री से उनके संबंधों पर जो सवाल पूछे थे उनका मुझे आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया है, बल्कि जो मैंने सवाल पूछे उनके दंड स्वरूप मुझे संसद से मेरी सदस्यता को समाप्त करने का काम किया गया। लेकिन अब जबकि ये सवाल बार बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उछल रहा है, पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के जरिए इसे जनवरी में उठाया गया था और अब ये OCCRP रिपोर्ट के जरिए उजागर हुआ है और उन तथ्यों की पुष्टि इसमें हुई है जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में उजागर किए गए थे। तो अब तो कम से कम सरकार को जेपीसी की मांग को स्वीकार कर लेना चाहिए। इसकी मांग पहले भी मैंने की थी और अब फिर से इस मांग को दोहरा रहा हूँ कि बिना जेपीसी के सच्चाई सामने नहीं आएगी, क्योंकि इसके पहले अभी तक जो भी जांचें हुई हैं उनका कोई नतीजा नहीं हुआ है। और 2011 में मोदी सरकार से पहले DRI ने अडानी समूह की कंपनियों के इस तरीके के गतिविधियों को लेकर कुछ आशंकाएं जाहिर की थी और सेबी से इनकी जांच करने को कहा था, लेकिन सेबी के तत्कालीन अध्यक्ष ने उस जांच को मोदी सरकार के आने के बाद 14 में उसको बंद कर दिया और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें अडानी समूह के चैनल NDTV में डायरेक्टर का पद देकर उन्हें रिवार्ड दिया गया। तो ये बताता है कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है और इसलिए इसकी जांच बहुत आवश्यक है। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी अडानी के साथ संबंधों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि विनोद अडानी के साथ जुड़े हुए 2 ऐसे व्यक्ति भी हैं जो उनकी शेल कंपनियों के लिए काम करते हैं और इनमें एक व्यक्ति जिसका नाम चांग लिंग है, उसका संबंध चीन से है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर चीन से संबंध रखने वाला चीन का व्यक्ति विनोद अडानी या गौतम अडानी की कंपनियों से उसका क्या संबंध हो सकता है। इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि गौतम अडानी की जो कंपनियां हैं वो भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए भी काम करती हैं और इसलिए ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। इसलिए सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए और तथ्यों को सामने लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो OCCRP की रिपोर्ट है वो रिपोर्ट हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद आई है और उसको उस तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता है जिस तरह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को खारिज किया गया, क्योंकि इसमें पूरा मनी ट्रेल दिखाया गया है और इन्वेस्टिगेटर्स हैं जिन पत्रकारों ने इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए कागज पत्र तलाशे हैं और ईमेल्स जो कंपनी के अडानी समूह के जो इंटरनल ईमेल्स हैं उनकी जो खोजबीन की है, उनसे साफ पता चलता है कि कम से कम 2 मामलों में अडानी की शेल कंपनियों से जुड़े लोगों ने अडानी समूह के ही पैसों को विदेशों के जरिए वापस घुमाकर समूह की कंपनियों में वापस लगाया और शेयरों के भाव कृत्रिम रूप से बढ़ाए। आपको बता दें कि अडानी समूह अभी कुछ समय पहले तक विश्व के तीसरे नंबर का सबसे धनाढ्य समूह था, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद उसका जो 16 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो घटकर 8-9 लाख करोड़ पे आ गया था। हालांकि बाद में
उसमें कुछ सुधार हुआ, लेकिन आज जब ये OCCRP की रिपोर्ट आई है तो उसके बाद अडानी समूह की कंपनियों के भाव एक बार फिर से लगभग 2% आज गिर गए। राहुल गांधी की तरफ से ऐसे वक्त में इस मुद्दे को हवा देना, इस मुद्दे को नए सिरों से उठाना, जबकि मुंबई में इंडिया अलायंस के सभी 28 दलों की बैठक हो रही है और इस बैठक में संभवतः अलायंस के संयोजक का नाम तय किया जाएगा और इसके साथ ही साथ जो दल हैं, इसके अलायंस के जो विभिन्न दल हैं, उनके साथ सीट के बंटवारे का भी फैसला होगा कि किस दल को किस क्षेत्र में कितनी सीटों से लड़ाया जाएगा। एक के खिलाफ एक की जो लड़ाई का जो मंत्र है और लगभग 450 सीटों पर संयुक्त उम्मीदवार भाजपा के खिलाफ खड़ा करने की जो रणनीति इंडिया अलायंस की तरफ से बनाई गई है और उसको इसमें अंतिम रूप दिया जाएगा। तो ऐसे में ये माना जाता है कि वापस अडानी के कथित घोटाले को देश के सामने लाकर राहुल गांधी ने इंडिया अलायंस की तरफ से भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा करने के संकेत दे दिए हैं और इससे पता चलता है कि हाल फिलहाल ये मुद्दा अब ठंडा नहीं होने वाला है और अब चुनाव चाहे समय पर हो, विधानसभा के चुनाव या जो लोकसभा के चुनाव अगले साल होने वाले हैं वो समय पर हों या कि उससे पहले हों, जैसे कि आशंकाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि अभी मोदी सरकार की तरफ से अचानक एक विशेष संसद सत्र बुलाने का ऐलान किया गया है जो कि इसी 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच होगा और उसमें माना जाता है कि सरकार शायद समय से पहले या एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराने का कोई फैसला कर सकती है और इसके बारे में कोई विधेयक ला सकती है। तो इसके लिए अडानी के मुद्दे को जितनी जल्दी हवा दी जाए, इसे ही अलायंस ने उचित समझा है, इंडिया अलायंस ने, और इसीलिए इस मुद्दे को नए सिरे से हवा दी गई। राहुल गांधी ने आज G20 सम्मेलन का भी जिक्र किया जो कि दिल्ली में 8 से 10 सितंबर के बीच होने जा रहा है और जिसमें दुनिया भर के 20 प्रमुख देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भी शामिल होने की संभावना है। तो इतने बड़े राष्ट्राध्यक्षों का जमावड़ा होगा, तो ऐसे में एक ये जो OCCRP की रिपोर्ट आने से भारत की बदनामी हो रही है, उसकी प्रतिष्ठा पर दाग लग रहा है। इसलिए सरकार को इस मामले में स्पष्ट रुख के साथ सामने आना चाहिए, क्योंकि इस जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और OCCRP की रिपोर्ट से ये दुनिया को संदेश जाता है कि भारत में जो वित्तीय लेन देन है, जो कंपनियों की कार्यप्रणाली है, उसमें कहीं न कहीं पारदर्शिता का अभाव है और अगर कहीं कोई गड़बड़ी या घोटाला होता है तो उन्हें दबा दिया जाता है और उनकी जांच ठीक से नहीं की जाती है और या कि सरकार या उसकी एजेंसी के लोग ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं। तो ये किसी देश के लिए ये अच्छा मैसेज नहीं है। इसलिए सरकार को देश की प्रतिष्ठा के लिए JPC की मांग को स्वीकार कर लेना चाहिए या इस मामले में स्पष्ट रूप से बयान के साथ आगे आना चाहिए। तो अब ये मुद्दा G20 सम्मेलन में किस तरफ का रुख लेता है, क्या मोड़ लेता है, क्या इस पर प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन के दौरान कुछ कहेंगे या कि G20 में इसे लेकर किसी देश के किसी राष्ट्राध्यक्ष की तरफ से कोई प्रश्न किया जा सकता है या G20 का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है हो उस पर कहीं इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से ये कहीं सवाल उठाया जा सकता है। ये अब देखने की बात होगी। फिलहाल हम सब की निगाह आने वाले संसद के विशेष सत्र पर होगी और G20 सम्मेलन पर होगी। ये दोनों ही महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और
हमें देखना होगा कि अभी फ़िलहाल जो इंडिया अलायंस की मुंबई में बैठक हो रही है, वो आखिर में किस तरीके के प्रस्ताव पारित करती है, और ये जो आगे चुनावी लड़ाई है, चुनावी घमासान है, वो किस रोचक मोड़ पर जा कर के हम लोगों को खड़ा करता है। हम सभी की निगाह इस पर होगी। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, अपनी राय अवश्य रखें और हमें बताएं कि हमें और किस तरीके से अपने कार्यक्रमों को बेहतर बनाना चाहिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसी के साथ हमें विदा लेने का इजाज़त दें। धन्यवाद।